Assalamu alaikum everyone, this is Hafiz Mohammad Muiz Amin. I am a lecturer at Times Institute Multan. बेसिकली हम जो सब्जेक्ट अब पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का टाइटल है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा आज का एजेंडा है डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होती है, उसके बाद प्रॉब्लम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या क्या थी, फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ जाना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के, उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग्स क्या होती हैं, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और सबसे आखिर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोसेसिंग। स्टार्ट करते हैं डेटाबेस से। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस बेसिकली जो है ना वो कलेक्शन होती है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या डेटा की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और ये सारा प्रोसेस जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो मैनेज कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो बेसिकली डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस या डेटाबेस सिस्टम। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या थी और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते थे, वर्किंग इसकी कैसे थी, अब हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बेसिकली जो थी वो एक सेंट्रल पॉइंट होता था, यानी कि सेंट्रल डेटाबेस होती थी। अगर हम इसकी एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहें, जैसे डायग्राम में भी एक्सप्लेन है, फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि ये जो है ये आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है जो आपके कैंपस के अंदर ही मौजूद है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर एक लैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और डिफरेंट साइट से जो लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इनके डिफरेंट सिस्टम्स इस कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, इस लैन नेटवर्क के थ्रू इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे और डेटाबेस को एक्सेस करके यहाँ से डेटा को फेच कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, या उसमें कुछ भी हमने कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से लेनी हो, अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने अपना रिकॉर्ड देखना है, तो रिकॉर्ड देखने के लिए, अपना रिजल्ट देखने के लिए वो लोग क्या करेंगे, इस साइट को विजिट करेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे और एक्सेस करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसकी वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक जो प्रॉब्लम थी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में वो थी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, हाई कॉस्ट, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिजिडिटी। अब परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन से क्या मुराद है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब काम नहीं होता। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे कैंपसेस बन गए हैं। अब जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट के भी अब माशाल्लाह कैंपसेस बन चुके हैं। तो बेसिकली अब क्या होता जा रहा है कि एक्सपेंड होती जा रही है ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड होती है तो उनको परफॉर्मेंस भी ज़्यादा हाई चाहिए होती है, क्योंकि ये लैन नेटवर्क के होते पे काम कर रहे होते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के थ्रू। तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि हम परफॉर्मेंस को मजीद इनहेंस नहीं कर पा रहे होते। दूसरी बार क्या है, हाई कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपको एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ता है या एक्सेस होती है। तो जैसे जैसे वो उसको अपडेट करते जाएंगे, जितने ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। रिलायबिलिटी का भी प्रॉब्लम आता है कि अगर लैन नेटवर्क में एक लाइन डेड हो गई है तो उस साइड पे, इनके उस लाइन पे जितने भी सिस्टम्स होंगे वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। तो ये रिलायबिलिटी भी इस तरह से इफेक्ट होती है। उसके बाद स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्केलेबिलिटी का इशू यहाँ पे हमारे पास एक सकता है, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रिजिडिटी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल रिजिडिटी ये होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने आप को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, सिटी वाइज एक्सपेंड कर रही है या कंट्री वाइज एक्सपेंड कर रही है, तो उस सूरत में डिफरेंट लोग डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट सिटीज के उस साइड, उस बिजनेस की या उस इंस्टीट्यूशन की या उस बिजनेस की साइट को विजिट करेंगे। तो जब वो उसकी साइट को विजिट करना चाहेंगे तो सेंट्रलाइज सिस्टम, अगर एक सिस्टम ही होगा तो हो सकता है कि वो लोड ज़्यादा होने की वजह से वो डाउन हो जाए। तो सिस्टम डाउन होने की वजह से वो फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने की परिस्थिति है कि उससे क्लाइंट्स ये कहें कि जी हम जो है ना आपकी साइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, हमें डेटा चाहिए होता है, तो वो टाइमली एक्सेस नहीं हो पा रही होती। तो बेसिकली वो रिजिड हो जाती है एक कैंपस के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंट्री वाइज या ग्लोबली लोगों को एक्सेस करने में उसमें प्रॉब्लम होती है।
सो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इवैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो वो कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ जाना पड़ा। जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किए, जो प्रॉब्लम्स थे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम के, वही बेसिक फैक्टर थे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ जाना पड़ा। उसके यही सारे पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्या था, ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, वायरलेस रेवोल्यूशंस आ रही हैं डे बाय डे, एक्सेलरेशन ग्रोथ हो रही है कंपनीज की, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हम इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। सो वो सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो हमें ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि अगर इन केस एक लिंक डाउन भी हो जाता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो हम दूसरे लिंक से उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो डेटा जरूरी नहीं है कि उसी लिंक के पास हो सकता है दूसरे के पास भी अवेलेबल हो, तो हम वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बेसिकली होती क्या है, ये कलेक्शन होती है मल्टीपल लॉजिकली इंटरकनेक्टेड डेटाबेसेस की, जो कि फिजिकली स्प्रेड होती हैं वेरियस लोकेशंस पर, और उनको हम एक्सेस करते हैं एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज एक ये लोकल डेटाबेस है जो साइट 5 पे पड़ी हुई है, उसके बाद साइट 4 पर एक और डेटाबेस है, साइट 3 पर एक अलग डेटाबेस, साइट 2 पर अलग डेटाबेस है। अब अगर साइट 4 वाले के पास एक इंफॉर्मेशन मौजूद है तो जरूरी नहीं है कि वो साइट 5, साइट 2 और साइट 3 वाले के पास भी अवेलेबल हो, लेकिन साइट 2 वाला वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है तो वो किस तरह से हासिल करेगा, वो क्या करेगा, इस कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू साइट 4 को एक्सेस करेगा और यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है वो इसको एक्सेस कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं था कि इसके पास भी वो डेटा होना होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं था। सो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का यही है कि इसमें हमें एक फैसिलिटी होती है कि अगर एक डेटा हमारे पास लोकली अवेलेबल नहीं है तो हम उसको ग्लोबली या डिफरेंट साइट्स पर एक्सेस कर सकते हैं। यही बेसिकली इसके फीचर्स हैं हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के फीचर्स क्या है कि इसमें क्या है, जो डेटाबेसेस हैं वो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है। लाइक आप अगर यहाँ पर देखें तो ये डेटाबेस इसके साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ये ग्लोबली कनेक्टेड है। ठीक है, सो इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन होना जरूरी नहीं, लॉजिकली इसके साथ कनेक्ट होना जरूरी है, जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड है। उसके बाद हम अगर बात करें तो ये डेटाबेस होती है वो मल्टीपल साइट्स पर स्टोर होती है, जरूरी नहीं है कि एक ही साइट पर अवेलेबल हो। लाइक जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो हम इस और सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर हमारे पास क्या है, वो बेनिफिट ये है कि इसके लिए हमें मल्टीपल प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट साइट्स को, डिफरेंट प्रोसेसर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम लोग मल्टीपल प्रोसेसिंग की कॉन्फ़िगरेशन करें और उसको परफॉर्म करें। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को, कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होते हैं। बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन एक सिंगल इवेंट होता है जो किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल लें, अगर आप कोई बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आप कैश जमा करवाते हैं। जब कैश जमा करवाते हैं तो आप कैश जमा करवाने काउंटर पे जाके एक चेक देते हैं काउंटर पे जो ऑफिसर बैठा हुआ था उसे, और जैसे ही वो कैश क्या करता है, वो चेक लेता है, चेक लेके आपके अकाउंट से, जिस भी अकाउंट का वो चेक होता है, उस अकाउंट से वो कैश जो है ना वो डिडक्ट की रिक्वेस्ट करता है और वो वहाँ से विड्रॉ हो जाता है और वो आपको वो कैश दे देता है पेमेंट की फॉर्म में। सो वो क्या हुआ, वो पूरी की पूरी एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई कि वो एक अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए और वो पैसे आपको दे दिए गए। दूसरा वे इसमें हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक चेक के थ्रू आप मनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंट ऑफिसर को, और वो क्या करता है, एक दूसरे आपके अकाउंट में से जिस बंदे के अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं वो पैसे ट्रांसफर कर देता है, अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, ट्रांजैक्शन की टाइप्स की अगर बात करें तो वो डिफरेंट हमारे पास पेरोल होती हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, ऑर्डर एंट्री, अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे क्या हैं, ट्रांजैक्शंस को ही बेसिकली कंट्रोल करते हैं, ट्रांजैक्शंस ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। पेरोल सिस्टम जिस तरह सैलरीज मिलती होती हैं एम्प्लॉयज को कंपनीज में या इंस्टीट्यूशन में, तो वो क्या है, वो पेरोल सिस्टम के अंदर ही सारा कुछ मैनेज हो रहा होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी इन्वेंट्री के जितनी भी डिटेल्स मैनेज हो रही होती हैं, कौन सी इन्वेंट्री इस वक्त मौजूद है, कौन सी चीज़
स्टॉक में है, कौन सी आउट होने वाली है या कौन सी आउट हो चुकी है, कौन सी मजीद स्टॉक में चाहिए। तो ये सारा क्या है, इन्वेंट्री के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है जो आप डिफरेंट शॉप्स पर देखते हैं मार्केट में। उसके बाद ऑर्डर एंट्री के लाइक हमारे पास अगर स्टॉक में कोई भी चीज़ एंड हो गई है या होने वाली है तो हम क्या करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं जो कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है। सो वो उस कंपनी से हम वो क्या करते हैं, जो ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उस कंपनी का ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो वो सारी एंट्रीज का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। उसमें अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट्स मैनेजमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी इदारे का, किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का जितना भी अकाउंट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लाइबिलिटीज होती हैं या जितने भी एसेट्स होते हैं, उन सब की जो अकाउंट्स की डिटेल होती है वो सब कौन मैनेज कर रहा होता है, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अब हमने सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को डिस्कस कर लिया, इन दोनों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इनका डिफरेंशिएट देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो क्या है, सिर्फ ओनली वन साइड पर डेटा को स्टोर कर सकता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या होता है, हम एक से ज्यादा साइड पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिंगल कंप्यूटर कैन बी यूज बाय मल्टीपल यूजर। इसके अंदर क्या होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में कि सिंगल सिस्टम जो होता है वो मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास क्या होता है कि मल्टीपल साइट जो है ना वो मल्टीपल डेटाबेसेस को भी एक्सेस कर सकती हैं, और डेटा क्योंकि मल्टीपल साइट्स पर स्टोर होता है सो कनेक्टेड विद ईच अदर, तो जितने भी लोग हैं वो उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल डेटाबेसेस को और सिंगल डेटाबेस को इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम फेल हो जाता है जब एंटायर सिस्टम हेल्ट हो जाता है। लाइक अगर सेंट्रलाइज सिस्टम मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसके ऊपर डेटाबेस पड़ी हुई है, अगर वही काम करना बंद कर गया किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहें तो बैंक्स में अक्सर आप लोग ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं, तो बैंक में जब जाते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम डाउन है, तो इसकी वजह से अभी हम जो है ना कैश आपको नहीं दे सकते, या अभी ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, आपकी मनी ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक सिस्टम हमारा अप नहीं हो जाता, सिस्टम दोबारा एक्टिव नहीं हो जाता। तो बेसिकली वो मेन कॉज यही होता है कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और जैसे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर या सेंट्रलाइज सिस्टम खराब होता है या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है और तमाम यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे होते जो सिस्टम पर या लैन पर अवेलेबल होते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा नहीं है कि अगर एक सिस्टम फेल हो गया तो हम दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते होते हैं, इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ता। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद क्या, सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है ना वो लेस रिलायबल होती है एंड लेस रिएक्टिव होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ज्यादा रिलायबल होती है और ज्यादा रिएक्टिव होती है। सेंट्रलाइज डेटाबेस जो होती है हमारे पास थोड़ी कम सोफिस्टिकेटेड होती है, मींस इसमें हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं होती, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है, हम ज़्यादा फ्लेक्सिबली हम जो है ना डेटा को एक्सेस कर सकते होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोसेसिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की डेफिनेशन देखी थी कि थ्रू डायग्राम कि डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस डिफरेंट इनके सिस्टम पर मौजूद हैं और वो सब कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, एक सेंट्रलाइज्ड या एक नेटवर्क के थ्रू, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू। लेकिन उसमें क्या है, डेटाबेसेस क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, हर सिस्टम के पास इंडिविजुअल डेटाबेस भी है और वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट डेटाबेस। तो बेसिकली जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोसेसिंग, जिसमें क्या क्या होता है कि लॉजिकली डेटाबेसेस आपस में कनेक्ट होती हैं लेकिन फिजिकली इनका आपस में कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब इन दोनों को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें तो हम किस फॉर्म में थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंदर हमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। अब इसका क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो होती है उसमें क्या हो रहा होता है कि मल्टीपल साइट्स पर डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, हम क्या करते हैं उनको
डिफरेंट साइट्स के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती है उसमें हम यही काम कर रहे होते हैं ना कि हम मल्टीपल प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं मल्टीपल साइट से। लेकिन मल्टीपल प्रोसेसिंग के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंदर हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें मल्टीपल डेटाबेसेस चाहिए। लाइक सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर एक सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम था और मल्टीपल यूजर थे, तो मल्टीपल प्रोसेसिंग परफॉर्म होती, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग तो परफॉर्म हो रही थी लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस नहीं थी। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी हो रही है, दोनों एट अ टाइम परफॉर्म हो रही है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में भी बेस्ड ऑन अ सिंगल डेटाबेस लोकेटेड ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। वही बात जो भी मैंने आपसे डिस्कस की है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या होता है हमारे पास कि जो डेटाबेस है वो हो सकता है कि एक सिंगल कंप्यूटर पर ही मौजूद हो और वो सिंगल कंप्यूटर से ही वो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो हमने एग्जांपल ली सेंट्रलाइज सिस्टम में। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा टू अकर कॉपीज और पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस प्रोसेसिंग फंक्शन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल डेटा स्टोरेज साइट्स। लेकिन हम इसमें क्या करते होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंदर क्या करते होते हैं, जो हमारे पास डेटाबेसेस होती हैं जो एक सिस्टम के ऊपर पड़ी हुई होती है, हम उसकी कॉपीज को डिफरेंट डेटाबेसेस जो डिफरेंट साइट्स पर मौजूद हैं उनके साथ शेयर कर लेते होते हैं। उससे क्या होता है कि अगर एक साइट पर डेटा क्रैश भी हो गया, एक साइट से लिंक आपका डाउन भी हो गया है, तो आप दूसरे साइट के थ्रू या दूसरे लिंक के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में अब एक चीज जो है वो कॉमन है, वो क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के दोनों के अंदर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो बहुत जरूरी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में मजीद डिटेल में बात करेंगे और कुछ मजीद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।